गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं, इसको लेके एक कमेटी का गठन हो चुका है। ये कमेटी 5 मेंबर्स की है, जिसकी चेयरपर्सन रंजना देसाई हैं। अब ये कमेटी बन जाए और अगर गुजरात यूसीसी इम्प्लीमेंट कर दे, उसके लेके लॉ बना दे, तो गुजरात जो है वो 3rd नंबर का स्टेट हो जाएगा टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। पहला स्टेट आपको पता ही होगा, गोवा है। 2nd नंबर का जो स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया है वो उत्तराखंड है। और तीसरे नंबर का स्टेट जो है, अगर गुजरात इसके फेवर में जाता है तो गुजरात बन जाएगा। तो अभी बेसिकली 2 ही स्टेट्स हैं जिनके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पर क्या आप जानते हैं कि कोई यूनियन टेरिटरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट है या नहीं? यूसीसी को लेके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर ये वीडियो उन सबसे अलग है और मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यूसीसी को लेके जो हिस्ट्री मैंने अभी बताई वो इस डायग्राम के फॉर्म में आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेट जो यूसीसी जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था वो पोर्तुगीज कॉलोनियल एरा में ही गोवा में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1867 में। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो सिर्फ गोवा में ही लिमिटेड नहीं था, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये यूसीसी आज भी इन यूनियन टेरिटरीज में है। तो गोवा के अलावा दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव भी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यूसीसी क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस वीडियो में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद पोस्ट इंडिया जब हम इंडिपेंडेंस हो गए तो फिर हमने ये जो गोवा में यूसीसी था उसका कंटिन्यू किया अभी भी यूसीसी, और इसीलिए गोवा जो है उसमें यूसीसी है। पर ये जो यूसीसी है वो पहले से ही था। तो कभी कभी आप न्यूज़पेपर में ऐसा भी देखेंगे कि उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वो इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहला स्टेट है वो उत्तराखंड है। गोवा में पहले से ही था, पोर्तुगीज सिविल कोड के फॉर्म में पहले से ही था और उन्होंने उसी को ही कंटिन्यू किया हुआ है। और थर्ड जो है वो गुजरात हो सकता है इफ इट इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेट में एक होड़ दिख रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करें। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम समझेंगे, और अगर स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा। क्या चैलेंजेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अगर पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट करता है तो, और स्टेट्स जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी हम स्टडी करेंगे। ये जो पैनल है, जो कमेटी है गुजरात में बनाई गई, जैसा कि मैंने बोला 5 मेंबर्स की कमेटी है जिसको रंजना देसाई जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूं तो उत्तराखंड का जो यूसीसी ड्राफ्ट किया है उसमें भी ये मेंबर थी, तो इसीलिए इन्हें एक्सपीरियंस है उस फील्ड में भी। अगर इनकी कमेटी फेवर में जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम गुजरात में शुरू हो जाएगा और शायद गुजरात 3rd स्टेट बन जाए टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम समझेंगे यूसीसी क्या होता है और क्या प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टेट क्यों कर रहे हैं इसे इम्प्लीमेंट। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम वीडियो रिज्यूम कर लेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स से रिलेटेड है। अगर आप 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, जैसे कि नोट्स मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स का भी एनालिसिस आपको करके दिया जाएगा। तो ये सब आपके फ़ायदे हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी हम फ्री में दे देंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप 2026 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो हमारी बैचेस हैं इग्नाइट, आरंभ और शिखर। अब शिखर में हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को पढ़ाया जाता है, इग्नाइट में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, आरंभ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम और हिंदी और इंग्लिश का मर्ज करके। तो ये बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको MM05 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मेरा कोड है। हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है जिसमें जीएस और सीसैट दोनों के पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं। आप टाइमिंग्स देख सकते हैं, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। ये पेपर्स जो हैं अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे टॉप 10 रैंकर्स को प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा 1 महीने के लिए, टॉप 30 रैंकर्स को सीसैट का टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा 1 महीने के लिए। तो आप इसमें एनरोल करके अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस तो बूस्ट मिलेगा ही, साथ में अनअकैडमी की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगेन मेरा कोड MM05 का ही इस्तेमाल करना है। अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमने यूसीसी का डिस्कशन शुरू किया था।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसी लाइन है जो आपने हर जगह पढ़ी होगी, आज मैं उसका मतलब समझा दूंगी आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, सिविल लॉज को एक जैसा बनाया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अभी क्या होता है, सिविल लॉज जो है वो रिलीजन के बेसिस पे, सब रिलीजन ने अपने अपने पर्सनल लॉज बना रखे हैं और उसके बेसिस पे गवर्न होते हैं। अब सिविल लॉज में आता क्या क्या है वो देख लेते हैं। 5 कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सिविल लॉज में आता है मैरिज से रिलेटेड लॉज, किस उम्र में शादी करनी है, डिवोर्स से रिलेटेड लॉज, एडॉप्शन से रिलेटेड लॉज, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज और सक्सेशन से रिलेटेड लॉज आते हैं। तो सिविल लॉज जो हैं ये 5 पैरामीटर्स पे गवर्न करते हैं, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन। शादी, डिवोर्स, तलाक, एडॉप्शन कौन किसको गोद ले सकता है, इनहेरिटेंस किसकी प्रॉपर्टी। अब इनहेरिटेंस और सक्सेशन का डिफरेंस अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो एक पेरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके बच्चे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे होंगे सब कोई इनहेरिट करेगा, ये जनरल इनहेरिटेंस होता है, प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड होता है। सक्सेशन जो है इसमें प्रॉपर्टी के अलावा और भी चीज़ें पास डाउन होती हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, आपके डेट हो गए, आपके ऑब्लिगेशंस हो गए, टाइटल, डेट, ऑब्लिगेशन एटसेट्रा। जैसे अगर आप, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो किंग जो है वो सक्सेसर बनता है, मतलब एक जो थ्रोन है उसका सक्सेसर अनाउंस होता है। तो सक्सेसर जो है उसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी या एसेट्स तक ही कन्फाइन नहीं होता, उसका जो दायरा है ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें टाइटल, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज ये सब भी आती हैं। तो सक्सेशन इज अ ब्रॉडर टर्म देन इनहेरिटेंस, ये डिफरेंस है। अब हम फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, सिविल लॉज को एक जैसा बनाया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये सिविल लॉज में ये 5 पैरामीटर्स को लेके लॉज बनाए जाते हैं। अब मैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं तो उसमें ट्राइब्स को बाहर रखा हुआ है, क्योंकि ट्राइब्स का खुद का कल्चर होता है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती है, तो ट्राइब्स को बाहर कर दिया है। तो ऐसे एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। यूसीसी करना है हमारे देश में, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 जो है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया में यूसीसी इंप्लीमेंट करना होगा, पर अगेन ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो है इसमें ये नॉन एनफोर्सेबल होती हैं, मतलब कि जो कोर्ट जो है इसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, नॉन जस्टिशिएबल होती हैं बेसिकली। तो इसीलिए स्टेट्स जो हैं वो खुद इनिशिएटिव लेके इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको अगर ये आर्टिकल नंबर नहीं याद होता है तो आप नाम से याद कर सकते हैं। देखो इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना, एक जैसा होना चाहिए। अब डीपीएसपी के आर्टिकल्स में एक जैसा जो आर्टिकल है वो 44 है, एक जैसे नंबर्स हैं इसमें 4 और 4, तो ऐसे करके आप आर्टिकल को याद कर सकते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। अब स्टेट्स क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो समझते हैं। स्टेट्स इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि पर्सनल लॉज जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन के लॉज हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये हमारे पास 3 लिस्ट है एक पर्टिकुलर शेड्यूल में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि कौन से शेड्यूल में ये तीनों लिस्ट मेंशन की गई हैं। ये जो शेड्यूल नंबर है इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। 3 लिस्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को पावर है कि वो लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट को पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो 5th नंबर का है वो आप पढ़िए, मैरिज, डिवोर्स, इन्फेंट माइनर्स, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लॉज बना सकते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टेट्स भी लॉ बना रहे हैं। तो यह रीज़न है कि क्यों स्टेट्स जो है वो यूसीसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी इंप्लीमेंट कर सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आपको मुझे शेड्यूल नंबर बताना है कमेंट सेक्शन में, जिनको आता है वो अभी कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्यों हम देख रहे हैं कि स्टेट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना, ये डिबेटेबल चीज़ रही है हमेशा से। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। सरला मुद्गल केस ले लीजिए, शाहबानो केस ले लीजिए, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। तो इसका रीज़न क्या है हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमने आर्टिकल 44 देखा। फिर राइट टू इक्वालिटी जो है उसमें भी ऐसा बोला गया कि सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हमें ट्रीट करना चाहिए, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा, इसीलिए हम कर रहे हैं।
अब हमने ऐसा भी देखा है कि जो रिलीजन के बेसिस पे पर्सनल लॉज हैं उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब औरतों के अगेंस्ट में भेदभाव होता है। जैसे पॉलीगैमी, बहुविवाह करा देते हैं, बहुत बार शादियां होती हैं लड़कों की। ये वाली प्रैक्टिस जो है वो डेरोगेटरी है, विमेन के सम्मान को लेके विमेन के लिए डेरोगेटरी प्रैक्टिस है। तो ऐसी दूसरी प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया जो थी प्रैक्टिस, तो ये जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए भी हम यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन मांग रहे हैं कि एक जैसे लॉज के विद इन सब लोग आ जाएं। क्योंकि अभी ना कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है कि अरे किसका पर्सनल लॉ अप्लाई करें, क्या क्या कैसे डिड्यूस करें। तो वो सब लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अब ये बात जो है, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो फेवर में है। इसमें हम वन नेशन वन लॉ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें एक देश में एक ही लॉ चलना चाहिए, ऐसे वाले आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं यूसीसी के फेवर में। अब इसके अगेंस्ट में भी बातें की जाती हैं कि एक जैसे लॉज जो है वो हमारी डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारी डाइवर्सिटी है। अगर आप एक जैसे लॉज ही कर देंगे तो हमारी शायद ये डिफरेंसेस जो हैं आप अंडरमाइन कर रहे हैं। तो रिलीजन और कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं इंडिया में, जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि उनका रिलीजन थ्रेटन हो रहा है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू एक जैसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो रिलीजन में जो डिफरेंसेस हैं वो हम अंडरमाइन कर रहे हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ के यूनिक ट्रेडिशंस हैं, जिसे भी आप अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो यूनिक ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएंगी। पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस भी है, इसके अराउंड पॉलिटिक्स भी खेला जाता है। इसमें प्रोटेस्ट, कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलती है। रिलीजन्स जो है वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं यूसीसी के मैटर पे। तो ये चैलेंजेस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आज आप कुछ सीख कर ही जा रहे होंगे। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट किस शेड्यूल में है, उसका आंसर मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। With that we have come to the end of this video. अगर वीडियो पसंद आया है तो do like and share to this video and subscribe to the channel.